जहाँ पर महानगर एक विचित्र मुसीबत से जूझ रहा था। ही हिस बड़ा मजा आ रहा है तुम मानवों को भय से भागते हुए देखकर। मुझे आश्चर्य तो यह हो रहा है कि तुम जैसे कमजोर प्राणी पृथ्वी पर राज कैसे कर रहे हैं। पृथ्वी पर राज तो सही सर्पों का होना चाहिए, जैसे करोड़ों साल पहले था। हम बुद्धि में कम ही सही, पर ताकत में तुमसे ज्यादा है और तुम्हारी तरह प्रकृति के साथ खिलवाड़ भी नहीं करते। फिलहाल तो तुम महानगर की संपत्ति के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और रही शक्ति की बात, तो लड़ाइयाँ बुद्धि से जीती जाती हैं, ताकत से नहीं। बुद्धि ही वही जिसने तुमने ये हथियार बनाया है। इसे भी चलाकर अपनी हसरत पूरी कर ले। वैसे तेरी गोलियां तो क्या मेरी मोटी सड़कों पर से ढकी खाल पर तेरे क्या कहते हैं, हाँ, बम तक असर नहीं करेंगे, लेकिन मेरी पूंछ तेरी खोपड़ी की हड्डी चटका देगी। और मेरी जहर लहर का कमाल जो तुझे इस लोक से ऐसे रवाना कर देगी कि तुझे पता ही नहीं चलेगा कि तू कब परलोक पहुंच गया। जहर लहर आगे बढ़ी थी इंस्पेक्टर को ख़त्म करने के लिए, लेकिन शायद इंस्पेक्टर की किस्मत अच्छी थी या चिड़िया की किस्मत खराब, जो बीच में आ गई। एक पल से भी कम समय में चिड़िया के शरीर के नाम पर केवल गली हड्डियां ही रह गईं। जहर लहर एक बार फिर पुलिस वालों की तरफ लपकी, लेकिन इस बार एक सुरक्षा ढाल बीच में आ गई। यह क्या, सर्पों से बनी ढाल, सर्प ढाल? आश्चर्य! और इस सर्पों को मेरी जहर लहर गला नहीं पा रही है। किस प्रकार के सर्प हैं ये? नागराज की सर्प सेना है दुष्ट, जो और जिस स्तर का जहर तू उगल रहा है, ये सर्प उस स्तर के जहर में ही पलते बढ़ते हैं। नागराज, हलाकंठ ने तेरा नाम सुना है। लगता है तुझे मारे बगैर इस शहर से मानवों को भगाने का काम पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए तुझे तेरा जाति भाई होते हुए ही मानना पड़ेगा। तुम्हारी जात विनाशकों की जात है हलाकंठ, और नागराज उस जात में शामिल नहीं है। हो जाएगा, जब मैं तुझे खाकर अपने पेट में भर लूंगा तो तू वैसे ही मेरे शरीर का एक अंग बन जाएगा। और इसकी शुरुआत तेरे सपोलों को खाकर करता हूँ। बड़े स्वादिष्ट हैं तेरे सांप। मेरे सांप तेरे गले में अटक सकते हैं हलाकंठ, इसलिए साथ ने मेरी विष फुंकार भी पी ले। आहा, गला सूख रहा था, तर हो गया तेरी फुंकार को पीकर। अब मैं तेरा मिजाज तर करूंगा। आह, ये तो मेरी फुंकार को आराम से झेल गया। बहुत जहरीला नाग है, पर ये आया कहाँ से और क्यों आया है? इस सवाल का जवाब इसी से मिल सकता है, इसलिए मुझे इसको जिंदा पकड़ना होगा, वरना मैं अपने विजडम्स को प्रयोग में लाता। अब बता, तू कौन है, कहाँ से आया है और क्यों आया है? ये जानकर तू क्या करेगा नागरा? मरने के कुछ पल पहले मेरी जानकारी तेरे किस काम की? देख, मेरा विजडम तुझको कुछ ही पलों में मौत की सीमा के पार ले जाएगा। हलाल कंठ के विष के दांत नागराज की खाल में आ धंसे और दोनों ही चीख उठे। हलाल कंठ के विष ने नागराज के शरीर में कांटे के स्थान पर तेज पीड़ा और जलन मचा दी, और नागराज के विष ने भी हलाल कंठ के शरीर में प्रवेश करके उसने भीषण जलन मचा दी। घोर आश्चर्य! मेरा विष चखने के बाद भी हलाल कंठ का शरीर नहीं गला। ये शायद ऐसा पहला प्राणी है जो मुझे मिला है जो मेरा विष चखकर भी न गला और न ही मरा। यानी इसके अंदर ही मेरे ताकत का जहर है, इसलिए मुझे अपने वारों को हल्का नहीं होने देना है। तीव्र विष फुंकार का प्रयोग करता हूँ। नागराज की तीव्र विष फुंकार ने हलाल कंठ तक को डगमगा दिया, लेकिन फिर तुरंत ही उसने अपने आप को संभालकर नागराज पर अजीबोगरीब वार किया। मेरे दोनों फनों से दो अलग अलग विष ग्रंथियाँ हैं नागराज, और जब इन दोनों ग्रंथियों में से एक साथ अलग अलग तीव्र विष फुंकार की लहर निकलेगी तो तू उस मिश्रण से बच नहीं पाएगा। विष फुंकार नागराज की तरफ लपकी और उसके शरीर से टकराई, और नागराज चीख उठा। आह, ये फुंकारें मेरे शरीर को गला रही हैं। बहुत घातक है इसका विषैला वार, इसको रोकना होगा। ये मेरे आम सर्पों की सेना इसके बांधने में असफल रही। इसकी विष फुंकारों को रोकने के लिए विशाल नागफनी सर्पों का सहारा लेना पड़ेगा। वे सर्प जो देव कालजयी ने मुझे उपहार स्वरूप दिए हैं और इसके शरीर को रबड़ की तरह खींचकर लंबा कर सकते हैं। नागफनी सर्पों ने अब पहले तो हलाल कंठ की कलाइयों को गिरफ्त में लिया और फिर उसके दोनों फनों की तरफ लपक पड़े। अगले ही पल नागफनी सर्पों ने हलाल कंठ के फनों को भी लपेट लिया। उग्र फनों का रुख एक दूसरे के विपरीत था।
अब न तो यह अपनी दोनों फंकारों का मिश्रण कर पाएगा और न ही मुझे नुकसान पहुंचाएगा। अब मैं इसको पीट पीट कर इसके किए जा रहे विनाश का कारण उगलवाता हूँ। नागराज ने चाल तो अच्छी चली थी, परंतु यह भूल गया था कि उस पर सिर्फ मिश्र जहर का ही असर हो करता है, परंतु दूसरे वस्तुओं और आम इंसानों को अकेली विष फुंकार भी नुकसान पहुंचा सकती है। और यह बार तो उल्टा पड़ गया, पर मेरे पास इसका भी इलाज है। नागफनी सर्पों का आदेश देकर इसके फनों का मुख ऊपर आकाश में मोड़ दूं, फिर देखता हूँ कि यह किसको नुकसान पहुंचा पाएंगे। हलाहल कंठ के दोनों फन ऊपर की तरफ तन गए और इस बार उसने जो भी फुंकार की लहरें निकाली, उन्होंने वो थोड़ी ही ऊपर जाकर एक छोटे से बादल का रूप ले लिया और फिर महानगर पर उस भाग में एक विनाशकारी वर्षा होने लगी। और यह तो विष की वर्षा होने लगी, इसको रोकना होगा। और इस विष की काट मेरे विष ही है। नागराज की तीव्र विष फुंकार विष बादल को तरफ लपक कर उसे नष्ट करने लगी। इस बादल को नष्ट करने के साथ साथ हलाहल कंठ को भी आज़ाद करना होगा, वरना विष तर बनते ही रहेंगे। परंतु आज़ाद होने के साथ ही ये फिर से मुझ पर हमला कर देगा। अब इसको जिंदा पकड़ने का विचार त्यागना पड़ेगा, क्योंकि इस चक्कर में जान माल को नुकसान होता ही रहेगा। परंतु इसको नष्ट करूँ तो कैसे? यह मेरे सारे वारों को विफल कर दे रहा है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसके दोनों सर्पों का विषों का मिश्रण, जो मुझ तक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और अगर यह मिश्रण मुझे नुकसान पहुंचा सकते तो इसको भी नुकसान पहुंचाएंगे। इसी वक्त महानगर के बहुत दूर हिमालय की बर्फीली चोटियों से घिरी एक घाटी में इस मूर्ति की बर्फ और कड़ी हो रही है, यानी हमारा विनाश दूत हलाहल कंठ मानवों पर भारी पड़ रहा है। अगर हलाहल कंठ सफल हो गया तो हम पूरी शक्ति के साथ हमला कर सकते हैं। वहाँ कुछ प्राणी हलाहल कंठ की सफलता की कामना कर रहे थे, पर नागराज का इरादा कुछ और था। इसके विषयों का इसी पर वार करने के लिए मुझे पहले अपने आप को विष खाना होगा, ताकि यह मुझ पर अपने फुंकार मिश्रण करने के हमला करने की कोशिश करे। और उसी पल में इसके एक फन को दूसरे फन में घुसा दूंगा। दोनों जहर आपस में मिश्रित होने लगेंगे और मेरा ख्याल अगर सही है तो इसके के असर से इसका शरीर स्वयं ही गलना शुरू हो जाएगा, कुछ वैसे ही जैसे इंसान के खून में कुछ गंदगी आ जाने से इंसान को भी जान का खतरा पैदा हो जाता है। नागराज का ये बात सही पड़ा। हलाहल कंठ का शरीर अपने ही जहरों का मिश्रण न झेल पाने के कारण गल रहा था, और हलाहल कंठ का शरीर गलने के साथ साथ ही कहीं दूर हलाहल कंठ की बर्फ से बनी मूर्ति भी पिघलने लगी थी। मांत्रिक बर्फ का पुतला पिघल रहा है। मैं हलाहल कंठ सामान से संपर्क भी नहीं कर पा रहा हूँ। इसका एक ही अर्थ हो सकता है, और वह यह है कि हलाहल कंठ मृत्यु को प्राप्त हो गया है। हलाहल कंठ मृत्यु को प्राप्त हो गया, पर कैसे? वह तो हमें से ही एक योद्धा था, और उसमें दैवीय अंश है। मानव वो का कोई भी वार या असर उसको मार नहीं सकता था। मानसिक संपर्क टूटने के कुछ समय पहले हलाहल कंठ नागराज नामक एक सर्प मानव से लड़ रहा था। उसने हलाहल कंठ के विष का प्रयोग उसी पर कर दिया। अपने ही विष से हम भी मर सकते हैं, और यह बात मत भूलो कि हम अमर हैं। यह मत समझो कि हम अमर हैं क्योंकि हम शिवजी के गले में रहने वाले नाग महाव्याल के वंशज है। महाव्याल का वंशज होने के कारण हमें कड़ी ठंड में भी जिंदा रह सकने की ताकत के साथ साथ कुछ और देवी शक्तियाँ जरूर है, परंतु फिर भी हम मानवों से जीत नहीं सकते। तुमने हलाहल कंठ को मानवों की शक्ति मांगने के लिए भेजा था ना, खत्म हो गया वह। उसकी शक्तियाँ उसके सामने काम ना आई तो क्या हमको मानवों से छिपकर रहना होगा, उनसे डरकर जीना होगा? मानवों के बराबर होने का हमारा सपना कभी पूरा नहीं होगा। मानवों से ज़्यादा शक्तिशाली होने के बावजूद हम उनसे जीत नहीं पा रहे हैं। जीत सकते हो श्री नागों के कुमार, लेकिन सिर्फ तभी जब योद्धा त्रिनाग कालदूत तुम्हारे साथ देने को राजी हो। वे चाहे अकेले ही मानवों का समूह नाश कर दें। कालदूत को वश में करना कौन सी बड़ी बात है? हमें देवीय शक्ति है, उसके सामने तो कालदूत ठहर नहीं पाएगा। इस भ्रम में ना रहो कुमार। कालदूत योद्धा होने के साथ साथ तपस्वी भी है, और कुरान गवाह है। तपस्वियों की शक्तियों के आगे देवता भी हार गए थे। उसको अपने कब्जे में लेने के बारे में सोचो जरूर, परंतु उनकी शक्तियों को कम मत आंको। फिर आपकी राय में हमें क्या करना चाहिए? नागद्वीप पर हमला। नागद्वीप कालदूत की कमजोरी है, उसका विनाश होते देखकर वह हमारी मात बांधने को तैयार हो जाएंगे। आप ठीक कहते हैं, हमारा हमला नागद्वीप पर ही होगा। बस हमको इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारे हाथों नागद्वीप के किसी नाग भाई की जान न जाए।
वरना हमको नाग बंधुओं का सहयोग मिलने के बजाय उनका विरोध मिलने लगेगा। उधर नागद्वीप पर हमले की योजना का अंतिम रूप दिया जा रहा था और नागद्वीप में एक गहरी समस्या पर गहन विचार विमर्श चल रहा था। मैंने कल पूरे दिवस ही तुम्हारी समस्या पर विचार विमर्श किया है कुमारी विशर्पी, और मैं एक अधूरे निर्णय पर पहुंच पाया हूँ। अधूरा निर्णय कैसा महात्मन? मैं तुमको अभी शासक पद छोड़ने की इजाज़त नहीं दे सकता हूँ, परंतु कुछ दिनों के अवकाश पर जाने की इजाज़त दे सकता हूँ। अवकाश छुट्टियों का मैं क्या करूँगी महात्मन? नागराज से मिलने महानगर जाओगी, उससे मिलकर अपने निर्णय पर आपस में विचार विमर्श करो, उसको भी राय जान लो। उसके बाद तुम जैसा चाहोगी मैं वैसा करने को बाध्य हो जाऊँगा। वैसे जैसे भीष्म पितामह कुरुवंश के महाराज की बात नहीं टाल सकते थे, वैसे ही मैं भी नागद्वीप के सिंहासन का आदेश नहीं टाल सकता हूँ। आपका विचार उत्तम है महात्मन, परंतु मैं नागद्वीप से नागराज के पास अगर जाऊंगी तो विदा होकर उसकी पत्नी के रूप में, वैसे भी मैं अपने विवाह के पास स्वयं नागराज से कहूँ, ये बात अच्छी नहीं लगेगी। बेहतर है अगर ये बातचीत आपके सामने ही हो। ठीक है पुत्री, मैं अभी नागराज से मानसिक संपर्क स्थापित करके उसको यहाँ पर आने के लिए कहता हूँ। महानगर के आकाश में उड़ता महानगर का रखवाला अचानक चौंक उठा। महात्मा कालदूत मुझसे मानसिक संपर्क बना रहे हैं, जरूर कोई अति आवश्यक बात है। क्या बात है महात्मा? आपने मुझे कैसे याद किया? आदेश दीजिए। हम एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने में तुम्हारी मदद चाहते हैं नागराज। तुम शीघ्र नागद्वीप के लिए रवाना हो जाओ, हम वहीं पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो आज्ञा महात्मा। मैं अभी नागद्वीप के लिए रवाना हो जाता हूँ। हमने नागराज को संदेश भेज दिया विशर्पी। उसके यहाँ पर पहुँचने पर हम अपने अधूरे निर्णय को आखिरी रूप दे देंगे। यह कोलाहल कैसा हो रहा है, बाहर चलकर देखना चाहिए। बाहर निकलते ही कालदूत और विशर्पी दोनों ही स्तब्ध रह गए। यह क्या, एक फनी रूप बादल नागद्वीप पर छाता जा रहा है। यह जहरीला बादल है। यह किसी भिन्न प्रकार के विष से बना हुआ है, क्योंकि इसको छूने वाली वायु नागद्वीप के लिए अति जहरीले सांपों तक को घातक असर कर रही है। यह काम किसका हो सकता है महात्मन? नागद्वीप पर हमला करने की हिम्मत कौन कर सकता है, वह भी आपके रहते हुए? इस प्रकार की शक्ति वाले नागों को मैं जानता हूँ, परंतु वह नागद्वीप पर हमला क्यों कर रहे हैं? खैर, सबसे पहले तो इस विषैले घन को और नुकसान पहुँचाने से रोकना होगा। कालदूत के दंड से तेज हवाएं निकलकर बादलों को छिन्न भिन्न करने लगी। और उसी पर वैद का प्रयास मत करो कालदूत। वायुवार से यह विषघन टुकड़ों टुकड़ों में टूट अवश्य जाएगा, परंतु नष्ट नहीं होगा। वैसे भी यह बात तुम्हारे नागद्वीप के सैनिकों को बेहोश करने के लिए था, ताकि वे हमारे और तुम्हारे वार्तालाप के बीच में हस्तक्षेप न करें। शीतनाग, मैं जानता था कि ये फनवार तुम लोगों के अलावा कोई और नहीं कर सकता है, परंतु इस दुस्साहस का मतलब क्या है? क्यों आए हो तुम लोग नागद्वीप पर, और मुझसे किस बात का वार्तालाप करना चाहते हो? तुम्हारे स्वयं अभिमान को जगाने आए हैं हम। तुम एक योद्धा हो कालदूत, तपस्वी नहीं। उतार फेंको यह शांति का चोला और नागों को उनका उचित हक दिलाने में हमारी सहायता करो।